नमस्कार, खुशामदीद, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्णा। स्वागत अभिनंदन आपका। मैं हूं मेहुल चौबीसा और आज हम साक्षात्कार इंटरव्यू लेने के लिए यहां पर आए हुए हैं। हमारे साथ में हैं इंडियन आर्काइविस्ट और फिल्म मेकर शिवेंद्र सिंह जी डूंगरपुर, और उनके बाजू में आप देख सकते हैं राजेंद्र सिंह जी, जो इनके पारिवारिक मित्र भी हैं और उद्घोषक हैं डिजिटल डूंगरपुर रेडियो के। इंटरनेशनल मैचों में कमेंट्री भी की हुई है। और सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, और एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के हमारे कार्यक्रम रूबरू में। और आज के हमारे मेहमान हैं प्रसिद्ध फिल्मकार, निर्माता, निर्देशक, एड मेकर, फिल्म संरक्षक, पता नहीं कितनी उपाधियां हैं, श्री शिवेंद्र सिंह जी डूंगरपुर। पहले क्योंकि शुरुआत में जब आप मुंबई आए थे 1991 के करीबन, तब से आपका और मेरा साथ, वैसे तो हमारा रिश्ता परिवार का बहुत ही लंबा है, लेकिन पर्सनली हम दोनों एक दूसरे को पिछले 25-30 साल से जानते हैं। तो तब से मैं शिवेंद्र सिंह जी को जानता हूं, और शिवेंद्र सिंह जी के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि काफ़ी चीज़ें मैं उनके बारे में मुझे मालूम है। तो जी, मेहुल को और कुछ पूछना चाहेंगे आप? सर, एक कॉमन सवाल जो आपसे बाकी सब लोगों ने भी पूछा होगा, राजघराने से ताल्लुक़ रखते हुए फिर इस तरह की फील्ड को चुनना, फिल्म इंडस्ट्री में जाना, क्योंकि राजनीति और क्रिकेट और वगैरह बहुत सारी वकालत वगैरह में भी बहुत सारे रहे हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में जाना ये कितना कठिन रहा आपके लिए, और क्या कुछ इसके लिए? बहुत कठिन रहा मेरे ख्याल से। मेरे जीवन का सबसे कठिन कह सकते हैं कि आप मार्ग रहा, क्योंकि ये कठिन इसलिए रहा क्योंकि सिर्फ राज परिवार के बारे में नहीं आपने कहा, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि उस वक्त जिस दौरान मैंने सोचा था कि मैं फिल्मों में घुसूँगा या फिल्मों में जाके एक फिल्म मेकर बनूँगा, उस वक्त का माहौल, बिकॉज़ अगर आप 80 और 90 के दशक में फिल्मों को भी देखेंगे, फिल्में भी बड़ी अजीब सी बन रही थी। लोहा, धर्मजी के डायलॉग्स थे, कुछ भी बोल देते थे, हरामी, कुत्ते, ये वो सब चल रहा था। तो कोई भी पारिवारिक, क्यों फिल्म ज़रूरी नहीं है राज्य परिवार, कोई भी परिवार अच्छे घरों से कोई जाने नहीं चाहता था फिल्म। और मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल था, बिकॉज़ मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे थे और मैं 94% से मैंने टॉप भी किया था। और हर वक्त जिस परिवार से मैं आ रहा था, राज परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, कि मेरे जो पिताजी हैं और जो मेरे दादाजी थे, वो दोनों, दादाजी ने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की थी और बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर कह सकते हैं, पढ़ाई और क्रिकेट और बहुत चीज़ों में दिलचस्प था। क्रिकेट तो खैर इसलिए था क्योंकि हर राज्य परिवार ने ही एक तरह से उसको एक क्रिकेट को बढ़ावा से अलावा एक तरह से अपनाया और उसको एक तरह से पेट्रनाइज किया, क्योंकि जितने महान खिलाड़ियाँ जो पहले आते थे, पेट्रनाइजेशन महाराजाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, बिकॉज सिर्फ आर्टिस्ट ही नहीं, चाहे म्यूजिशियन हो, पेंटर हो, आपको कहीं ना कहीं स्टेट से जुड़ा होना पड़ता था। तो क्रिकेट भी उससे जुड़ा हुआ था। लेकिन मैं फिल्मों को मानता हूँ कि अगर हर घराने में या घर में आपने आर्ट देखा ही होगा। आज हम यहाँ इस मेरे घर में आप हैं, और यहाँ के अगर आप आर्ट को देखेंगे, आर्किटेक्चर को देखेंगे, तो ये अगर एक पेंटिंग के रूप हो सकता है या स्कल्पचर का रूप हो सकता है, तो सेलुलॉइड भी तो पेंटिंग की तरह है। तो मैंने तो सिर्फ वही किया जो मेरे पुरखों ने किया है। सिर्फ फ़र्क कितना था कि वो समझना, उन मेरे जो माता पिता हैं या जो मेरे आजू बाजू लोग थे, वो ये बात को समझ ना पाए। वो ये जो हम कहते हैं तस्वीर जो फिल्मों में उतरती है, वो उनको ये समझ आया कि वो इक्वेट कर रहे थे कि जो उस वक्त का माहौल था, ये नहीं देख पा रहे थे कि फिल्म भी एक कलाकार के लिए एक माध्यम है आर्ट की प्रति। वाह। तो मैं तो सिर्फ माध्यम से खेलने वाला था। मुझे ना लोहा बनाना था, ना धर्मजी के साथ काम करना था, ना वैसी फिल्में बनानी थी। तो मेरे ख्याल से वो संघर्ष हर इंसान में
कहीं ना कहीं रहता है, चाहे आप कोई भी परिवार से हो। ये बात ज़रूर है कि संघर्ष, अलग अलग किस्म के संघर्ष होते हैं। एक जिसके पास बहुत पैसा है उसका भी एक संघर्ष है, जो गरीब है उसका भी संघर्ष है। तो संघर्ष जीवन का एक बहुत ही मूल्य और बहुत ही अहम चीज़ है। कभी भी किसी के लिए आसान कुछ चीज़ नहीं है। तो मैं भी सभी लोगों की तरह था, लेकिन मेरा एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा था कि मेरे जो पिताजी थे वो एक बहुत ही साधारण किस्म के इंसान थे। राज परिवार के यहाँ जन्म होने से भी उन्होंने एक बहुत साधारण रूप धारण किया। उससे हम सबको एक तरह से इंस्पिरेशन मिला, हम सब उनके मार्ग में चले, उनका जो गाइडेंस रहा पूरे समय ग्रोइंग अप ईयर्स में। एंड शायद वो जब मैं फिल्मों में जाना चाहता था, और जब मुझे आज भी याद है कि मैं वरांडा में खड़ा हुआ था और मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ रहा था, और मेरे ख्याल से सेकेंड ईयर थे, और मेरे क्लासमेट दून स्कूल में चंद्रचूड़ एक एक्टर थे जिन्होंने माचिस फिल्म की थी, तो वो बॉम्बे जाने वाले थे। तो मैंने कहा कि भाई, मैंने अपने पिताजी से कहा कि मैं भी जाने चाहता हूँ। वो समझ ही नहीं पाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वो मीन्स इतनी तकलीफ़ हो गई उनको कि उन्होंने मुझे इग्नोर किया और वो उठ के चले गए। और मेरे ख्याल से अगर राज सिंह डूंगरपुर जी नहीं होते, जो मेरे अंकल थे, उनको मैं ताज होटल में ठहरे हुए थे इंडियन टीम की तरह साथ, तो मैं उनको मिलने गया। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करना चाहते हैं? तो मैंने कहा कि मैं फ़िल्मों में जुड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखिए, एक फ़िल्म मैं लता जी के साथ कर रहा हूँ, उसमें मेरा भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है फिल्म में, लेकिन फिल्म है जिसमें डिम्पल कपाड़िया और विनोद खन्ना जी हैं, और उसकी शूट बीकानेर में हो रही है और गजनेर में हो रही है, आप क्यों नहीं बॉम्बे आ जाते हैं? और उसके पहले मैं बॉम्बे एक ही बार गया था, और वो भी जब गया था तो मैं अमित जी का बहुत बड़ा फ़ैन था, अमिताभ बच्चन। तो मैं वहाँ जाके मैंने जो सपने किया, मैंने भी सोचा कि मैं वही करूं, कि शायद अमित जी बाहर आएँ अपने दरवाजे से, क्योंकि हर संडे उनका एक वक्त होता है, अभी कोविड के टाइम में तो नहीं, बट नॉन कोविड टाइम में 5 बजे या 5:15 या कुछ ऐसा वक्त होता है जब वो बाहर गेट पे आते हैं। और वो एक दृश्य है देखने के लिए कि आज भी उनकी उम्र को अगर आप देखेंगे, आज भी फ़ैन फॉलोइंग ज़बरदस्त है। बिल्कुल। वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने हर पीढ़ी के लोगों को, हम कहते हैं ना कि कई ऐसे, अगर यूसुफ साहब, दिलीप कुमार साहब का देहांत हुआ तो बहुत सारे यंग पीढ़ी के लोग जानते भी नहीं थे, ना असर हुआ, ना मालूम पड़ा। अमित जी हर पीढ़ी के लोगों को जोड़ के रखते हैं। बिल्कुल। आप कोई भी पीढ़ी का हो, और हर कोई चाहता है कि वो स्पॉन्सर अमित जी की आवाज़ आ जाए। एक तरह से वो कहीं कहीं मुझे लगता है कि वो मेरे ख्याल से इंडिया के सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमने वहाँ गए, वापस आ गए, और फिर बॉम्बे जब हम आए, मेरी मुलाकात हुई गुलजार साहब के साथ जी, और वो दौर फिर वहाँ से चला। मैंने उनको असिस्ट किया, वो मेरे गुरु बने, और उन्होंने फिर कहा कि आप अगर सीखना चाहते हैं तो फिल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट पूना जाइए। और उस वक्त मेरे ग्रैंड अंकल, मेरे ग्रैंडफादर के जो छोटे भाई थे, डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट रह चुके हैं हेग में, और बहुत ही महान व्यक्ति, डूंगरपुर के लिए बहुत गौरव की बात है कि वो एक ऐसे इंसान ने इस धरती में जन्म लिया, और जो उनके ऊपर जितना होना चाहिए और डूंगरपुर वालों को जितना जानना चाहिए और गर्व होना चाहिए, वो नहीं हो पाया है। और मैं शायद ये मानता हूँ कि शायद कोई फिल्म होती या ऑडियो विजुअल, क्योंकि आज जो हम बात कर रहे हैं, तस्वीरों से ज़्यादा ऑडियो विजुअल का महत्व होना बहुत ज़रूरी है। तो वो चाहते थे कि मैं लॉ करूं, और वो स्ट्रगल इसलिए नहीं रहा क्योंकि उनका अचानक देहांत हो गया। एंड एक तरह से मेरे लिए बहुत ही अफसोसजनक हुआ कि इतने करीब इंसान चले गए, लेकिन वो जो दबाव था उनका वो रह गया।
और इससे मुझे मौका मिला बॉम्बे आने का। और मैं इसी, कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया उस वक्त, राज परिवार के लोगों ने, कि तुमने नाक कटा दिया है, तुम क्या एक्टर बनने गए हो? जहाँ मालूम है तुमको भी एक्टिंग की शौक़ है, सब लोग बॉलीवुड जाते हैं एक्टिंग करने के लिए। मैं समझ ही नहीं पाया, क्योंकि मुझे एक्टिंग का शौक़ ही नहीं था, और मुझे फिल्मों से दिलचस्प था स्टोरी टेलिंग और स्क्रिप्टिंग और कहानियाँ बनाना। कहानियाँ बताऊँगा मैं ये करूँगा। और मैंने कई सारी ऐसी कहानियाँ लिखी भी थी जिसमें मैंने कहा था कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। और शायद जब मैं गुलजार साहब के साथ काम कर रहा था, उन्होंने एक कैसेट दिया मुझे, और वो कैसेट था सत्यजीत रे की एक फिल्म थी, पथेर पंचाली। और आज इस साल हम सत्यजीत रे पे 100th एनिवर्सरी मना रहे हैं। अपने भारत के सबसे महान फिल्म मेकर, जिन्होंने विदेशों में कमाया और ऑस्कर भी जीते, तो उन्होंने वो पथेर पंचाली दी मैंने। और मैंने पहली बार वो फिल्म देखी, मैंने कहा यार ये तो, इसमें ना कोई स्टार ना हीरो, एक गरीब इंसान की कहानी है, बट स्टोरी टेलिंग इतनी पावरफुल थी और इतनी ब्यूटीफुली विजुअली उन्होंने कैप्चर किया था, तो मुझे ये यकीन हो गया कि अगर फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है स्टोरी, एंड किस तरह से आप उस स्टोरी को बाहर निकालेंगे। तो उसी जैसे पेंटिंग होता है, सब 50 लोग जाते हैं एक दृश्य को देखते हैं, तालाब देखते हैं, और टीचर कहता है कि आप सब लोग ड्रॉ करिए, लेकिन उसमें से एक इंसान निकलता है जो अपना इंटरप्रिटेशन करता है उस चीज़ का। शायद मुझे उसी की तलाश थी। वाह। तो ये था। वाह। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि शुरुआत से जब आप मुंबई आए तब से मैं आपको जानता हूँ, लेकिन उस समय खाली फीचर फिल्में ही बनती थी। कुछ धारावाहिक जरूर दूरदर्शन के आते थे, लेकिन अभी मीडिया काफ़ी बढ़ गया है। नेटफ्लिक्स है, वेब सीरीज़ हैं, सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जी। तो उस समय का संघर्ष और आज के टाइम के संघर्ष में आप कितना फ़र्क समझते हैं? देखिए, आज इतना कुछ है जी। कि इतना डिफ़िकल्ट हो गया है। जी। क्योंकि हर कोई, मेरे खुद के परिवार, राज परिवार में, जी। मेरे ख्याल से कितने लोग इस लाइन में घुसना चाहते हैं। जी। बिल्कुल एक इंस्पायर होते हैं। आज कम से कम मेरे ख्याल से 31 या 32, 30, 31 ऐसा मुझे मानना है कि OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आप रीजनल का भी हिस्सा लेंगे, अगर हर रीजन में एक OTT प्लेटफॉर्म है, उस वक्त एक्टर के लिए तो बिल्कुल ही मुश्किल के करार, क्योंकि आपके पास कोई एक ही चांस था। और एक बात का और ध्यान दीजिए, आज आपके माध्यम देखिए, मोबाइल फ़ोन है, शोरील बनाना है कितना आसान है। आप मुझे शोरील 2 मिनट में बना के दे सकते हैं। मैं आपको बोलूँ क्या करना चाहते हैं, आपका डायरेक्शन कैपेबिलिटी देखना है, आपने कुछ फ़ोन से शूट कर लिया, दिखा दिया और भेज दिया। उस वक्त मैं कैसे दिखाता, उस वक्त सब कुछ सेलुलॉइड है। अगर मैं अपना शोरील बनाने जाता तो मुझे घर बेचना पड़ता। तो फ़र्क ये है कि उस वक्त भी मुश्किल था, आज भी मुश्किल है। उस वक्त बहुत कम था तो कंपटीशन ज़्यादा था, आज बहुत ज़्यादा है तो कंपटीशन और भी ज़्यादा है। क्योंकि आज हर कोई जानना चाहता है। उस वक्त तो मीडिया को हम एक बहुत ही बुरी नज़र से देखते थे। फिल्मों में जाना, मेरा मतलब है कि सब, देखिए अंदरूनी मैं बताऊं आपको, सबकी ख्वाहिश, मैं एक प्रेजेंटेशन कर रहा था अभी, और दुनिया भर के महान CEO थे उसके अंदर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट ये जुड़े हुए हैं जो आज हम आधुनिक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, ऐसे नाम हैं, वो सब जुड़े हुए थे। तो उन सब ने मुझसे बात किया, और अचानक वो सब अमेरिका में बैठे हुए हैं, एंड दे आर ऑल टॉप क्लास CEO, चाहे सुंदर पिचाई हो, चाहे सत्या नडेला हो, चाहे शांतनु नारायणन हो, चाहे कोई भी हो, ये सब आज फेडेक्स का हेड है, ये सब इंडियंस ही बैठे हुए हैं वहाँ पर। बिल्कुल। तो सब जैसे वो सब, और सब बातें कर रहे हैं। अचानक वो मुझसे पूछते हैं कि सर, कमल हसन को हम मिल सकते हैं? ये वो लोग हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ US को फ़ोन कर सकते हैं। बिल्कुल। राइट। ये कंट्रोल करते हैं आज गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, और ये सब मीन्स इससे ज़्यादा पावरफुल इंसान हो ही नहीं सकते इतने वर्ल्ड में। राइट। बट अंदरूनी जो बात रहती है ना इन सब में, कि हम सब एक फैंस थे,
रजनी के फैंस थे, कमल हसन, चाहे वो आज उनसे भी ज़्यादा डबल पावरफुल हैं और वेल्थ में भी कोई कंपैरिजन नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ग्रोइंग अप तो इंडिया में किया है लोगों ने, और वही किया है जो हमने किया था। अमित जी के घर के बाहर गए थे, या रजनी के कार पे पीछे सत्य नडेला दौड़े थे, या मैं कहने का मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से सब, फिर बाद में मेरी फादर से भी बातचीत होती रहती थी जब मैं सक्सेस हो गया, तो बता रहे थे मैंने दिलीप कुमार की 1-2 फिल्म देखी है। तो वो कहीं वो मेरे ख्याल से लोग शर्माते थे बताने के लिए। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे जो इंसान है, जैसे हम कहते हैं सेक्स के बारे में हम बात नहीं करते, आज जो नई पीढ़ी है वो ओपनली बात कर रही है, और जो यंग जनरेशन है उनसे हम खुद बात कर रहे हैं। माँ एक बेटी से बात कर रही है कि आज कैसे हम फेस करें। उस वक्त फिल्मों का भी ऐसा जरिया था, हम बात ही नहीं करते थे, हमें डर लगता था, हमें लगता था ये देखने में मज़ा है, हॉल में जाके देखा है, लेकिन अपने खुद के बच्चे जाने की कोशिश करें तो भाई नहीं, ये लाइन ही ठीक नहीं है, वो नहीं है ये नहीं। तो मेरे ख्याल से कंपटीशन की जहाँ बात है, जैसे मैंने बताया, मुश्किल तो अब तो बहुत मुश्किल है। अब तो ये है कि आपको टैलेंट, सुपर टैलेंट होना पड़ता है, और इसलिए सुपर डांस, सुपर ये, सुपर वो ऐसे करके दिखा देते हैं। लेकिन उसमें एक बहुत ही, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी इशू है कि कहीं एक इनोसेंस जो था इंसान में वो खो जाता है। आप बच्चों को भी और किसी को भी सुपर सुपर सुपर, इसलिए विराट कोहली सुपर 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 एंड आउट, इसलिए सबको ही सुपर। हार्दिक पांड्या आ रहे हैं, कुछ 5-6 रन बनाए हैं, बट उनको ला रहे हैं गाड़ियों में। तो ये सुपर का जो आज दौर है, इससे एक प्रेशर भी बहुत बढ़ गया है, ऊपर से जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं उन पे भी प्रेशर। मेरे ख्याल से ये बात आज सबसे मुश्किल बात है, क्योंकि आपको सब लोग चाहते हैं कि आप परफॉर्म करें ऊपर। आज पूरे डूंगरपुर में ये आप शो कर रहे हैं, कितने लोग होंगे जो म्यूज़िक, मैं जानता हूँ, मैं मिलता हूँ लोगों को तो कहते हैं कि म्यूज़िक का चांस मिलेगा, गाने का सुपर, ये जो इवेंट्स हो रहे हैं आजकल टेलीविज़न में या डांस में मिलेगा। मेरी बेटी बहुत अच्छी करती है, वो करती है, और मैं ये मानता हूँ ज़रूर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे डूंगरपुर में जो बहुत अच्छा करते हैं। बिल्कुल। लेकिन किस प्रेशर पे करते हैं राजू, आप ये देखिए। आज मैंने भी शूट किया है बच्चों के साथ, 4 साल 5 साल बिना माँ बाप उनको बिना खिलाए यहाँ ले आते हैं, कितने प्रेशर में। और जब वो स्टार बन जाते हैं 8 साल 9 साल, तब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो क्योंकि हम कभी उनको इंसान, तो पहले ये बात नहीं थी, स्पॉन्सरशिप, कमर्शलाइजेशन, ये सिर्फ एक फ़र्क मैं मानता हूँ कि बहुत है ये, कि उस वक्त हम तभी भी इनोसेंस देखते थे। स्टार्स अप्रोचेबल नहीं थे बिकॉज हम लोग उनको मीडिया पे नहीं देखते थे, लेकिन एक तरह से स्टार्स बैठ के सबके साथ खाना खाना, सबके साथ देखना। आज अगर आप पहले के शूट पे जाएंगे या आज के शूट पे जाएंगे तो आप इतना फ़र्क महसूस करेंगे कि दत्त साहब अक्सर बोला करते थे। वो मुन्ना भाई की शूटिंग में राजकुमार हिरानी जी ने मुझे बताया कि दत्त साहब उनके पास आए, लंच ब्रेक हुआ कि चलो बेटा लंच खाते हैं। तो उन्होंने बोला संजू कहाँ है? वो तो वैन में है। ये कहाँ है? वो वही वैन में है। आप कहाँ जा रहे हो? मैं भी अपने वैन में जा रहा हूँ। वो हैरान हो गए क्योंकि वो इस पीढ़ी से गुजरे थे कि सब बैठ के, चाहे वो लाइट बॉय हो, चाहे वो साउंड रिकॉर्डिस्ट हो, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे वो एडिटर हो, सब बैठ के साथ में मिल के खाना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, मैं बिमल रॉय के परिवार से बात कर रहा था, तो मधुमती की शूटिंग हुई थी, तो उन्होंने दिलीप साहब को ब्रेकफास्ट का इंचार्ज बना दिया था। तो उनका काम था कि शॉट दिया और देखें कि ब्रेकफास्ट कैसा चल रहा है। तो इससे क्या होता था कि एक एक्टर भी बाकियों की तरह है उस सेट पे, जो क्रिस्टोफर नोलन करते हैं। अगर आप क्रिस्टोफर नोलन के शूट पे जाएंगे कभी, तो आप देखेंगे कि वो एक्टर और बाकी यूनिट सब एक ही जैसे हैं। तभी वो ऐसी फिल्में बना पा रहे हैं, डार्क नाइट्स, इंटरस्टेलर, ये वो, क्योंकि उनको वो एक्टर्स चाहते हैं जो वो करना चाहें, वो जो अपनी इमेजिनेशन है वो एक्टर्स उनको करना चाहें। हम लोग के यहाँ स्टार्स हैं, वो करना चाहते हैं जो वो सोचते हैं वो करना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम है। मैं आपको बता दूं कि सर 1991 में मुंबई आए और उसके बाद गुलजार साहब के कहने पर FTI ज्वाइन किया, वहाँ पे भी आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। सर FTI पास आउट होने के बाद
आपकी जर्नी कैसी रही उसके बारे में जरा बताइए। देखिए, एफटीआई बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है, और स्पेशली उस वक्त, क्योंकि मेरे से कई पहले और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि मेरे पास कोई चारा ही नहीं रहा था राजेंद्र सिंह जी कि अगर मैं एफटीआई नहीं जाऊं तो मैं ये तालीम कैसे पाऊंगा। और ऊपर से मुझे वो स्कॉलरशिप भी चाहिए था, बिकॉज घर से तो सब कुछ बंद हो चुका था। वो बहुत डिस्टर्ब हो गए थे पेरेंट्स, और वो सोच भी नहीं पा रहे थे कि कैसे डिसवेड किया जाए, कैसे। तो उन्होंने ये मुझे शर्त रखा कि आप एक काम करिए, आप पूना जाइए, आप एफटीआई करना चाहते हैं ज़रूर करिए, लेकिन उसके बगल में लॉ कॉलेज है, तो लॉ भी साथ साथ करिए, ताकि एक नहीं सही तो दूसरा रहेगा। मेरी मीटिंग हुई जलाल आगा साहब से। जलाल आगा एक बहुत बेहतरीन एक्टर थे और डायरेक्ट भी किया उन्होंने, वो आगा साहब के बेटे थे। और मुझे आज भी याद है कि चंद्रचूड़ मुझे लेके गए आगा साहब के पास, जलाल आगा साहब के पास। जलाल आगा जी ने कहा कि देखो भाई, ज़िंदगी में एक ही लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य दो नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो अगर दिल से आप ट्राई करोगे जो करना चाहते हो, तो कोई भी नहीं रोक सकता। तो मेरे ख्याल से यही मान के मैं वापस आया और मैंने तय कर लिया कि मैं एफटीआई ज्वाइन करूंगा। मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दी, काफ़ी टफ था एंट्रेंस एग्ज़ाम उस वक्त आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करता था, उसके बाद वो आपको ओरिएंटेशन के लिए बुलाते थे, और 7 दिन में रोज़ एक पेपर होता था, फिर एक फाइनल इंटरव्यू होता था, फिर चुनते थे, और वो ही 6 स्टूडेंट्स खाली। इतना टफ था उस वक्त। सिर्फ 6 स्टूडेंट्स, बिकॉज 2 रखा था उन्होंने फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, फॉरेन मीन्स नेपाल, बांग्लादेश, नेबरिंग कंट्रीज या कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए हो, और STS वो भी चलता था। तो मैं स्क्रिप्ट राइटिंग और डायरेक्शन करने चाहता था, और नाम उसका ऑलरेडी बहुत ऊपर था, बिकॉज और कोई ही इंस्टीट्यूट नहीं था। जैसे आज हमारे पास हर मोहल्ले में, हर गली में कोई फिल्म मेकिंग सिखा रहा है, राइट? उस वक्त तो था ही नहीं। उस वक्त खाली एफटीआई और गवर्नमेंट पूरा खर्चा, और वो भी एक ऐसी खूबसूरत जगह में जहाँ पर प्रभात स्टूडियो हुआ करता था, जो 30s और 40s में एक सबसे महत्वपूर्ण स्टूडियो था, जहाँ इतनी बेहतरीन फिल्में, जहाँ मधुबाला ने शुरू किया, जहाँ पर देवानंद ने शुरू किया, गुरुदत्त ने शुरू किया उस स्टूडियो में से, और कई ऐसे महाकाल, वी शांताराम ने किया। तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिल रही थी कि यार कैसे भी हो जाए ये इंस्टीट्यूट में। और मेरा इंटरव्यू श्याम बेनेगल साहब ने लिया, आज वो मेरे बोर्ड में है, बट उस वक्त मुझे आज भी याद है कि उन्होंने कुछ सवाल पूछे। एग्ज़ाम्स में मैंने बहुत अच्छा किया, नंबर 2 आया मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में। एक जिसने नंबर 1 पाए उसको बाद में फाइनल में एडमिशन नहीं मिला। ये हैरान की बात है, क्योंकि एग्ज़ाम ही मेन चीज़ नहीं है। आपके साथ बिल्कुल 1 वीक का जो ओरिएंटेशन में जो इंटरव्यूज़ होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अजय दीक्षित करके कोई थे, जो मेरे आज भी दोस्त हैं, वो भोपाल में रहते हैं, वो नंबर 1 आए, उनको नहीं मिला। नंबर 2 मैं था, और बेनेगल साहब ने इंटरव्यू किया, फिर मैं घुसा, और सबसे बढ़िया बात मेरे लिए ये हुई कि मुझे स्कॉलरशिप मिल गया, और तो मैं पढ़ सका। एंड मैंने फिर 3 साल वहाँ काटे, और जब मैं फाइनल ईयर में था, एक प्रोड्यूसर मुझे मिल गए, और वो आए एफटीआई सबका काम वाम देखने आए थे। मेरी डिप्लोमा फिल्म में मैंने कास्ट किया था एक बहुत बेहतरीन एक्टर को NSD से। मुझे मेरे जो कैमरामैन थे सुदीप चैटर्जी, जिन्होंने आज बंसाली जी की कई फिल्में शूट की हैं, वो मेरे क्लासमेट थे और मेरे कैमरामैन थे वो उस वक्त, सुदीप चैटर्जी। मेरे ख्याल से उन्होंने ये जो लास्ट 2-3 फिल्में हैं, पद्मावत और ये जितनी फिल्में उन्होंने शूट की हैं, तो उन्होंने बोला कि आप एक एक्टर है, वो डिप्लोमा फिल्म में आप उनको ले लें, उसका नाम है इरफान खान। एंड तो हमने इरफान को बुलाया, और बेहद वो NSD में थे, उनसे रिक्वेस्ट किया, क्योंकि वो स्टूडेंट से पास आउट हुए थे, वो भी स्ट्रगलिंग कर रहे थे। तो हमने रिक्वेस्ट किया, तो वो डिप्लोमा फिल्म पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई, क्योंकि एक शॉट था, माथेरान में हम शूट कर रहे थे, और इरफान को दौड़ के कहीं जाना था, वो पहाड़ी से गिर गए और पैर उनका टूट गया, और फिल्म वहीं अटक गई।
फिर मुझे फिल्म कंप्लीट करना पड़ा राजपाल यादव के साथ। अच्छा। तो डिप्लोमा होने के बाद मैं फाइनल ईयर में, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ये कि प्रोड्यूसर सबके फिल्म देख रहे थे, मेरे तो इनकम्प्लीट फिल्म्स थे, आधा ये राजपाल यादव का, क्योंकि स्टॉक 3 रील मिलता था। तो 3 रील में आपको पूरा डिप्लोमा फिल्म बनाना था, हाफ एन आवर का, हर रील 10 मिनट का था। सो लिटरली आपका रेशियो 1:1 का ही था, आप समझिए ये बात। तो इतना प्रिसाइज होना था, आज की तरह डिजिटल की एज में नहीं था कि आप कुछ भी शूट करते जाओ, बिल्कुल राइट। तो यू हैव टू बी प्रिसाइज। बल्कि कई बार हमारा जब हम शॉट लेते थे, हम कैमरा की तरफ देखते थे, एक्टर की तरफ देखते नहीं थे कि कहीं वो ख़त्म ना हो जाए यार बीच डायलॉग में, इतना टेंशन होता था ये। और उसके बाद भी सेलुलॉइड को निकाल के ब्लैक क्लॉथ में रखना, प्रोसेसिंग लैब में कैसा रिजल्ट आएगा और उसको फिर देखना, और वो बेचैनी रहती थी। और वो उस दिन नहीं, आपको शायद 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या 4 दिन बाद। एंड आपको मालूम था कि अगर कैमरामैन ने अच्छा एक्सपोज नहीं किया है, बिकॉज वो भी आपके साथ ही स्टूडेंट था, वो भी सीख रहा है, ऐसा नहीं है कि वो कोई माहिर कैमरामैन है आके वो कर रहा है, तो कैसा आएगा, ये सब आएगा। तो प्रोड्यूसर आए, उनका नाम मिलन जवेरी था, उनके फादर चंद्रसेन जवेरी एक बहुत बड़े फाइनेंसर थे। तो उन्होंने कहा कि मैं सबका फिल्म देखना चाहता हूँ। मैं उनको पता नहीं क्या पसंद आया मेरे कुछ चीज़ में, तो उन्होंने मुझे बॉम्बे बुलाया। उन्होंने कहा कि देखिए मैं एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ आपके साथ। तो उस वक्त जब फिल्म लॉन्च हुई, मैंने आई थिंक 93 की बात है, तो मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ एक बहुत स्ट्रगलिंग, मेरे से सीनियर थे बट वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। और जैसे राजेश सिंह जी ने बताया कि उस वक्त फिल्म ही था और कुछ नहीं था। तो मैंने श्रीराम राघवन, जो आज अंधाधुन और कई ऐसी फिल्में उन्होंने बनाई हैं, उस वक्त वो एकदम स्ट्रगल के माहौल, वो 10 साल सीनियर थे मेरे से, बट वो बहुत बुरी तरह स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ काम ही नहीं था उनके पास। तो मैंने उनको बोला कि आप मेरे साथ स्क्रिप्ट लिखें। और मैं एक यंग म्यूज़िक डायरेक्टर को मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस किया था, तो मैं, उसका नाम था A.R. रहमान। प्रॉब्लम ये था कि किसी को विश्वास नहीं था कि A.R. रहमान सक्सीड होगा। बिल्कुल। और सब मुझे बोलते थे कि इलैयाराजा फ्लॉप हो गए तो ये तो सक्सीड नहीं होगा। और मेरे पास पूरी यंग टीम थी, मैं FTI से आया था, तो मुझे मेरा पूरा एक वो था कि एक FTI से जब आप निकलते हैं ना ऐसी फिल्में देखकर और वो सब देख के, मेरे ख्याल से कहीं एक बहुत इंस्पिरेशन होता है। तो आप चाहते हैं कि मैं एक यंग डायनामिक टीम को खड़ा करूं और ये लूं, और वो इंडस्ट्री बदलने की कोशिश करते हैं। इंडस्ट्री में जो हो रहा है, माहौल हो रहा है। तो मैंने कैमरामैन सुदीप जी को नहीं लिया, संतोष थुंडेल हैं जिन्होंने कुछ कुछ होता है और कई ऐसी फिल्में की हैं। राजेंद्र सिंह जी तो भाई ये सब मेरे साथ घूमते रहते थे उस वक्त स्ट्रगल के टाइम में, तो ये जानते हैं गेलॉर्ड वो। संतोष थुंडेल को लिया। प्रभुदेवा जी के भाई थे राजू सुंदरम, जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, उनको कोरियोग्राफी के लिए लिया। बहुत ही यंग लड़की थी फराह खान, जो मेरे ख्याल से उन्होंने शायद असिस्ट किया था या ऐसा कुछ था। और शर्मिष्ठा रॉय जो आर्ट डायरेक्टर थे, वो उन्होंने मेरे ख्याल से अपने फादर की फिल्में की थी, लेकिन उन्होंने अभी तक यशराज की फिल्में नहीं की थी, शर्मिष्ठा रॉय ने। और रहमान, और हमने शूट शुरू की, बट लोगों का ये कहना था, बट कुछ ऐसे हालात हो गई कि 40% शूट करने के बाद 40% मेरे ख्याल से, शायद उससे 40% के करीब जो फंडिंग था पूरा फिल्म का, वो टिप्स की तरफ से आ रहा था। और रमेश तौरानी जी जेल गए और इससे मेरी फिल्म रुक गई। एंड और उसी वक्त मैंने एक फिल्म साइन की थी अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय के साथ। लेकिन जब आप उस वक्त की बात कर रहे हैं और इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, एक तरह से बहुत सारे सुपरस्टिशन होते हैं उस वक्त, जो आज कोई मानता नहीं है। जब कोई फिल्म रुकती है तो जो आजू बाजू जितने लोग हैं उस पर आप पूरा ये कहते हैं कि यार कुछ डायरेक्टर में कुछ होगा या
ऐसा कुछ होगा कि क्यों रुकी है, ये नहीं देखते हैं कि उसकी वजह क्या है, वो सबसे पहले उसको टारगेट करते हैं। उससे ये बहरहाल ये हुआ कि ये जितने संतोष टुंडेल ने जितना शूट किया था उन्होंने करण जौहर को दिखाया और उनको वो मिल गया कुछ कुछ होता है। रहमान ने मेरे ख्याल से ये दिखा के रंगीला मिल गई उनको, वो रोजा हुई थी बट हिंदी फिल्म में वो नहीं आए थे। रोजा का मेरे ख्याल से शायद बिगनिंग का था, और फिर शर्मिष्ठा को पहला ब्रेक मिल गया तो उन्होंने बड़ी फिल्म यशराज की मेरे ख्याल से जिसमें मोहब्बतें या कुछ ऐसी की उन्होंने, बहुत बड़ी फिल्म थी उसमें उस वक्त, या कुछ कुछ होता की मुझे अब याद नहीं है मुझे उस वक्त। तो आगे सब निकल गए, मैं वहीं रह गया। और मेरे पास 2 फिल्में थी और प्रेस ने भी मुझे यंगेस्ट फिल्म मेकर का राज कपूर के बाद एक दायरा दे दिया था, क्योंकि कि इतने सारे लोग लिख रहे थे मेरे बारे में, और उस वक्त हॉट डायरेक्टर्स में सूरज भजातिया, मैं और आदित्य चोपड़ा और ये सब लोग सब थे। लेकिन एक वक्त आता है कि स्ट्रगल सब मिलने के बाद शुरू होता है। मेरे ख्याल से जो पीरियड उसके बाद हुआ कम से कम 7-8 साल, वो बहुत ही मुश्किल काम था, बहुत ही मुश्किल। बिकॉज प्रेशर इतना था घर से कि आप वापस आएँ और आप ये सब छोड़ दीजिए। हमें मालूम था कि आप सक्सीड नहीं होंगे, लेकिन 2000 और 2001 में किस्मत वापस चमकी, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक।